मोहल्ले की औरतें इस हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाती जिस हिसाब से पॉल हेमन ने प्लानिंग करी है। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट हुआ, सैमी ज़ेन अपने यूएस ओपन चैलेंज के लिए। फिर वहीं पीछे से डीमन प्रिंस प्रकट हो जाता है कि हाँ ऐसे कैसे मुन्ना, ऐसे कैसे हैं। पर एलिस्टर ब्लैक की किस्मत आज बहुत ही खराब थी। भाई प्यारी तो है और सोल रुका भाई, ये मेरी अगली क्रश हो सकती है। बंदे के मन में क्या है, नहीं आया मैं कोडी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कोडी भी रिंग के अंदर ऐसे क्या ललचा रहा था, नहीं आ मार मुझे, उसने रोक लिया। नहीं डट यार, अपन मारेंगे ना, अभी नहीं बाद में मारेंगे। सो आज अपन बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। आज का शो सीधा सीधा क्राउन जोल से कनेक्ट होता है और इस शो में एक दो सेगमेंट तो ऐसे है जिसे देख के तुम्हें मजा ही आएगा। सो समय को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस शो की स्टार्टिंग कोडी रोज के म्यूजिक हिट होने से होती है और कोडी रोज सूट बूट पहन के अलग ही आया था चैंपियनशिप लेके। और जैसे कोडी ने माइक लिया कुछ बोलने वाला था तो उसे इंटरप्ट करते हुए पॉल हेमन ने बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, और अपने विजन को इंट्रोड्यूस किया कि हाँ हमारा विजन क्या है। जैसे पॉल हेमन की बातचीत करते हुए पता नहीं रैंडी ऑर्टन कहाँ से प्रकट हुई है, आई थिंक रिंग के नीचे से आया हुआ, क्योंकि अगर स्टेज से आया होता तो ऑडियंस के चीयर के साउंड तो सुनाई देता ही। फिर उसके बाद पॉल हेमन जो बोलता है वो तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है कि सुन रैंडी, तू ना मेरे टेक्स्ट के रिप्लाई दे रहा ना ही मेरे कॉल के रिप्लाई दे रहा है, इतना इग्नोर कौन मारता है। तो मुझे पता था मैं चैंपियन को छेड़ूंगा तो तू आ ही जाएगा, तो इसलिए मैंने कोडी रोज को छेड़ना ज्यादा प्रेफर किया। फिर उसके बाद पॉल हेमन ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है कोडी को बर्बाद करने के लिए, पॉल हेमन रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं आज मेन इवेंट में तुम्हारा मैच है दी विजन के साथ टैग टीम मैच। अगर इस मैच में पिन कोडी रोज पे होता है तो तुम्हारे मन में ये सवाल आया कि हमारा चैंपियन कैसा है, और अगर पिन रैंडी ऑर्टन को होता है तब भी तुम्हारे मन में ये आता है कि कोडी था क्या जब मुझे इसकी जरूरत थी। तो सीधा सीधा कोडी रोज फंस रहा है यहाँ पे और पॉल हेमन सीधा सीधा इन दोनों के बीच में जद्दोजहद बनाने में, इन दोनों को लड़वाने में लगा है। मोहल्ले की औरतें इस हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाती जिस हिसाब से पॉल हेमन ने प्लानिंग करी है। सो स्टार्टिंग में बस इतना ही था। फिर इसके बाद तुम्हें बैक स्टेज से मिज और कार्मेलो के बीच एक इंटरप्शन सा देखने को मिलेगा कि लग रहा है इन दोनों के बीच में कुछ तो अनबन आ गई है। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट हुआ, सैमी ज़ेन अपने यूएस ओपन चैलेंज के लिए कि हाँ जिसमें दम है वो आजा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो सबसे पहले ये चैलेंज कार्मेलो के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और कार्मेलो ने जब इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया उसके बाद पीछे से मिज आ गया। मिज ने पकड़ के कार्मेलो की रबड़ी से बना दी अपना फिनिशर हिट करके। कार्मेलो तो धरती पे लेट चुका था। फिर उसी के पीछे से एलिस्टर ब्लैक आया कि यार ये आदमी तो लड़ नहीं पाया, अब मौका मुझे दो और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस यूएस ओपन चैलेंज को। फिर उसके बाद तुम्हें सैमी ज़ेन और एलिस्टर ब्लैक के बीच में मैच देखने को मिलेगा। मैच क्वालिटी वाइज ठीक ही था, इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, बट एलिस्टर ब्लैक के एक दो मूव थे जो देख के लगते कि हाँ सैमी की हड्डी तो टूट ही जाएंगी, बट इतना कुछ ज्यादा खास नहीं था। और जब तुम्हें ले गया इस मैच में कि एलिस्टर ब्लैक ने अपना दबदबा बना लिया कि हाँ वो जीतने वाला है, फिर वहीं पीछे से डीमन प्रिंस प्रकट हो जाता है कि हाँ ऐसे कैसे मुन्ना, ऐसे कैसे हैं। फिर उसके कारण एलिस्टर ब्लैक का फोकस तो शिफ्ट हो ही गया था डीमन प्रिंस की ओर और यही सैमी ज़ेन ने बाजी मार ली। सबसे पहले अपनी हेलोविन किक मारी और फिर ब्लू थंडर बॉम्ब, और इसके बाद एलिस्टर ब्लैक धराशायी हो गया। फिर तो 1 2 3 एंड सैमी ज़ेन ने एलिस्टर ब्लैक को पिन कर दिया और अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। पर एलिस्टर ब्लैक की किस्मत आज बहुत ही खराब थी। डेमन प्रिस्ट आया तो ऐसे थोड़ी कि देख के चले आया, नहीं आया तो दो चार तो मारेगा ही। उसने सबसे पहले बड़ी सफाई से टेबल उठाई, फिर डेमन प्रिस्ट को उठाया और फेंक दिया, जा हो गया मेरा बदला। फिर तुम्हें वुमेन्स टैग मैच देखने को मिलेगा जो कि चेल्सी ग्रीन एंड एल्बा फ्लेज वर्सेस सोल रुका एंड ज़ारिया के बीच में था। सबसे पहले मैं देखूं चेल्सी ग्रीन है कौन, ओह और सोल रुका भाई ये मेरी अगली क्रश हो सकती है, क्या प्यारी लग रही है। फिर इसके बाद चेल्सी ग्रीन एल्बा फ्लेज का म्यूजिक हिट होता है और इनकी एंट्रेंस इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी बढ़िया चेल्सी ग्रीन थी, क्या बोलूं मैं। फिर इसके बाद तो बस सोल रुका एंड ज़ारिया का म्यूजिक हिट होता है और ज़ारिया को देख के मेरे खुद के तोते उड़े थे कि इतना खतरनाक लग कौन सकता है। तो उसका मेकअप देखो, मतलब हट्टी कट्टी तो लग रही कि दो चार मुस्ठंडे तो ऐसे ही दबा देगी वो, बट जितनी खतरनाक ज़ारिया लग रही थी उतनी प्यारी सोल रुका लग रही थी। फिर इनका मैच स्टार्ट हुआ और मैच में देखते से ही तुम्हें लगेगा कि ज़ारिया की डोमिनेंस से दिखाई जा रही है कि हाँ ये दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, बट इनका मैच ठीक ही था, इतना कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। बट सोल रुका का फिनिशर ये कुछ यूनिक फिनिशर था, इसे देख के लगा ओह कुछ तो है। बाकी वुमेन्स के हिसाब से मैच बहुत बढ़िया था और वुमेन्स ही बढ़िया थी, ये दोनों तो खास तौर से। फिर इसके बाद तुम्हें बैक स्टेज से शार्लेट फ्लेयर एंड एलिजा ब्लेस देखने को मिलेंगे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के साथ, और इसमें शार्लेट फ्लेयर एलिजा ब्लेस से बोलती है हु चिल्लाने की, तो एलिजा ब्लेस चिल्ला नहीं रही थी,
तो इनके बीच में थोड़ी अनबन सी तो दिखा रहे हैं कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, जब तक टिके तब तक टिके। फिर इसके बाद तुम्हें बैक स्टेज से स्टेफनी वेगक्वा देखने को मिलेगी। भाई इस लड़की का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत बढ़िया लगता है और आज इसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी है टिफनी के साथ। फिर इसके बाद तुम्हें बैक स्टेज से कोडी रोज और रैंडी ऑर्टन की भी एक क्लिप देखने को मिलेगी जिसमें कि रैंडी की निगाह कोडी के टाइटल पे है, बट तब भी वो बोल रहा होता है आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बट याद रखना ये वाइपर किलर है और लेजेंड किलर कभी भी डर सकता है, इससे दोगला आदमी कोई नहीं है। फिर इसके बाद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगी स्टेफनी वेगक्वा एंड टिफनी के बीच में। फिर टिफनी का म्यूजिक हिट होता है और कोई मुझे WWE के डिजाइनर टीम को बताए कि यार कैसे डिजाइन करते हैं कपड़े, इतना दिमाग लाते कहाँ से। बट टिफनी है और टिफनी का अटायर तो इम्प्रेसिव था, बाकी उसके शूज भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थे, रेड कलर के बूट्स क्या गजब लग रहे थे। फिर इसके बाद स्टेफनी वेगक्वा का म्यूजिक हिट हुआ और मेरे हिसाब से आज की लड़कियों को इसे देख के सीखना चाहिए कि कपड़े अच्छे कैसे पहनते हैं। स्टेफनी वेगक्वा हमेशा प्यारी लगती है। फिर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कुछ नहीं होती, इन दोनों को लड़वाना होता तो लड़े तो नहीं, बस बातचीत ही करी इन्होंने। फिर पता नहीं टिफनी वापस जा रही थी, फिर उसके ऊपर अटैक कर दिया गया क्यारा जेम्स और जूलिया के कारण। जूलिया को तो मैं जानता हूँ, क्यारा जेम्स कौन है ये? क्यारा जेम्स इंस्टाग्राम पे सर्च करूँ मैं। ओह भाई कमाल है, मतलब क्यारा जेम्स है, मतलब उससे अच्छा कौन है। फिर उसके बाद इन्होंने टिफनी को तो धो दिया था। फिर ये दोनों मिलके रिंग के अंदर गए, स्टेफनी वेगक्वा को धोने नहीं, तब तक टिफनी ने अपनी वापसी कर चुकी थी और उसने क्यारा जेम्स को पकड़ा और भाई क्या फेंका यार, क्या फेंका। और तब तक स्टेफनी वेगक्वा ने जूलिया पे मुंह मारने वाली थी, बट जूलिया बच गई और स्टेफनी वेगक्वा भी बच गई। फिर अगले स्मैकडाउन में इन चारों के बीच में मैच फिक्स कर दिया गया, वुमेन्स टैग टीम मैच, जिसमें कि एक टीम ने टिफनी और स्टेफनी और दूसरी टीम में जूलिया एंड कायरा। फिर इसके बाद तुम्हें एक और टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जो कि जिवन इवांस एंड रे फिनिक्स वर्सेस लॉर्ड गार्जा के बीच में था। फिर इसके बाद जिवन इवांस का म्यूजिक हिट होता है। जिवन इवांस के एंट्रेंस में मर्चेंडाइज इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं थी, इसकी और अच्छी मर्चेंडाइज बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद रे फिनिक्स का म्यूजिक हिट हुआ और रे फिनिक्स के कलुए को तुम्हें क्या ये चमकीला सा लगा दिया। WWE की डिजाइनर टीम यहाँ पे बहुत बुरा होगा, बहुत ही बेकार लग रहा था दिखने में। फिर इसके बाद लॉस गार्जा, इनको तो उन्होंने ग्रीन लैंटर्न से बना दिया था, इनकी चड्डी और बाकी पूरा हरा बना दिया उन्होंने। और इनका मैच ठीक तरह कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, हाई फ्लाइंग मूव्स बहुत थे और जॉन इवांस ने एक मूव मारा था जो कि वो कैमरामैन के ऊपर ही कूद गया था, आज कहीं से उड़ गया था बंदा अपना। रे फिनिश एंड जॉन इवांस ने ये मैच जीत लिया और फिर मैंने अपना पूरा फोकस जॉन इवांस की तरफ शिफ्ट किया। उसकी पैंट देख के मैं बोला भाई क्या है, कभी कभार WWE सुपरस्टार कोई कार्टून से कम नहीं लगता, ऐसी जॉन इवांस लग रहा था, उसकी पैंट बहुत ही बेकार थी, बहुत ही वाहियात। फिर उसके बाद तुम्हें WWE के बहुत महत्वपूर्ण लोगों के सेगमेंट देखने को मिलेंगे, जेकब फाटू एंड सोलो सिकोबा। जेकब फाटू पता नहीं क्या लगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इसे भी समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया, बस ये बताना चाहता कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। और सोलो सिकोबा पता नहीं कौन से मिसिंग चीज फाइंड आउट करने में लगा, 3 लोग इस बंदे के पीछे खड़े और तब भी इसे कोई मिसिंग चीज फाइंड आउट करनी है। क्या मिसिंग है भाई, इसके पास क्या विजन जैसा विजन नहीं है जो विजन सेथ रॉलिंस के पास है, तो इसे पॉल हेमन की जरूरत है। इसके बाद फिर विजन आएगा। फिर इसके बाद बस मेन इवेंट मचा था और मेन इवेंट में थोड़ी बसर तो हुई है। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि अगले स्मैकडाउन में तुम्हें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे, जो 4 मैचेस बिल्कुल कंफर्म है। पहला स्टीव प्रॉफिट एंड बाइट्स के बीच में टैग टीम मैच, दूसरा सैमी ज़िंग का ओपन चैलेंज यूएस चैंपियनशिप के लिए, तीसरा इन चारों के बीच में टैग टीम मैच जो मैं पहले बता चुका हूं, और 5वां डीमन प्रिस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, बाकी इससे पहले वाले भी इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद इस शो का मेन इवेंट कोडी रोज का म्यूजिक हिट होता है और कोडी रोज अपने अमेरिकन नाइट वाले टाइम में टाइटलशिप के साथ ये बंदा जस्ता तो है। फिर इसके बाद दी वाइपर एंड दी लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट हुआ और रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक कितनी बार भी सुनो एक अलग ही वाइब देता है। फिर इसके बाद द विजन आती है अपने विजन के साथ और इनकी जैकेट बिल्कुल रॉस्टा बनाए थे ना, उनकी गिटार थमा ना। फिर इनका मैच स्टार्ट हुआ, इनका मैच ठीक ही था पर इनके मैच में ये 2 स्पॉट भाई क्रेजी स्पॉट थे। तो रैंडी ऑर्टन ने ब्रॉन्सन रीड को टॉप रोप से ये जो फेंका और फिर इसके बाद ये उठा, भाई ब्रॉन्सन रीड को देख के लगा था बहुत बुरा इम्पैक्ट आया। और ब्रॉन ब्रेकर को मैं वैसे ही बोलता रहता हूँ, उछलता कूदता रहता है भाई, आज ये बंदा सीधा उछल के बैरिकेड में दे मारा कोडी रोज को, इतना कौन उछलता। फिर उसके बाद कोडी रोज मैच में दिखाई नहीं दिया, बस लास्ट में दिखाई दिया था। और फिर रिंग के अंदर रैंडी की वापसी हो चुकी थी, रैंडी ने अपना सिग्नेचर तो मार ही दिया था, फिनिशिंग की बारी थी आरकेओ की, जैसे ही आरकेओ मारने वाला था फिर पता नहीं कहां से अपना काउबॉय सेथ रॉलिंग आई है और उसने स्टॉर्म दे मारा और ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी और इस मैच को हरवा दिया। और फिर वहीं से लगा था कि ये विजन जाके आज धो दवा देंगे इन दोनों को, अलग ये बचने नहीं वाले, बट तभी सेथ रॉलिंस ले गए ना कि नहीं अभी कुछ नहीं। फिर पता नहीं स्टेज पे आके इस बंदे के मन में क्या है, नहीं आया मैं कोडी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कोडी भी रिंग के अंदर ऐसे क्या ललचा रहा था, नहीं आ मार मुझे। और यहाँ पे पॉल हेमन बिल्कुल समझदार आदमी है जो कि रोक रहा था उसे कि जब कोई तुम्हें रोके तो रुक जाना चाहिए,
मतलब स्वेट रोलिंग जैसी तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है। पर बंदा डांटने से भी डटा नहीं और रिंग के अंदर गया कोडी पे स्टॉम्प मारने, बट नहीं, कोडी ने कोडी कटा दे मारा और बेइज्जती करा के वापस आया। और फिर ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड ये कहाँ डटने वाले थे कि हम दोनों इन दोनों की एस्टेसी कर देंगे, बट नहीं, पॉल हेमन समझदार आदमी, उसने रोक लिया, नहीं डट गया। पापन मारेंगे ना, अभी नहीं, बाद में मारेंगे। तो आज के स्मैकडाउन के शो में बस इतना ही था, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं था। और तब तक के लिए अपन इस वीडियो को भी यहाँ पे रैप अप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।